कितना स्टोरेज चाहिए रॉ मटेरियल के लिए? फ्रेश अगर मटेरियल है तो दैट विल बी गुड। इंडिया के अंदर बायोफ्यूल सेक्टर जो है वो इमर्जिंग है अभी, और काफी इन्वेस्टर जो है वो सोच रहे हैं कि बायोफ्यूल सेक्टर जैसे कि इथेनॉल हो गया, सीबीजी प्लांट, बायोगैस प्लांट, बायोडीजल प्लांट, बायो हाइड्रोजन प्लांट जो फ्यूचर ऑफ द इंडिया है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए और पैसा कमाया जाए। लेकिन एट अ टाइम इन्वेस्टर के माइंड में काफी क्वेश्चन रहते हैं कि अगर मान लो मेरे को सीपीजी का प्लांट सेटअप करना है इंडिया के अंदर, और उसके लिए मुझे कितना लैंड लगेगा, किस टाइप का लैंड चाहिए, क्या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्या मशीनरी के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितना लेबर लगेगा, क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कौन से रॉ मटेरियल से मैं बायो सीएनजी प्रोड्यूस कर पाऊंगा, क्या आउटपुट आएगा, कितना क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए और उसके अगेंस्ट पे कितना आउटपुट आएगा। सीएनजी के अलावा फर्टिलाइजर आता है, स्लरी आता है, तो उसका क्या क्वांटिटी रहेगा, क्या वायबिलिटी है मेरे प्रोजेक्ट का, मुझे क्या वाटर का कैपेसिटी, कितना वाटर चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए। तो मतलब कुल मिला के इतने क्वेश्चन होते हैं कि भाई एक बंदे को लगे कि मैं पहले ये सारे चीज समझ लूं, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता हूँ। तो ये आपके सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आ गया हूँ आपके साथ। मेरे साथ है केनिक्स टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मिस्टर प्रेमचंद गोंगे जी, जो कि 20 साल से ये बायोफ्यूल के अंदर काम कर रहे हैं। 20 साल से ज्यादा उनको बायोफ्यूल सेक्टर का एक्सपीरियंस है। काफी प्रोजेक्ट पे भी काम करंटली चल रहा है, काफी गवर्नमेंट को भी सप्लाई किया हुआ है सीबीजी प्लांट का प्रोजेक्ट, और उसके अलावा टेक्निकली वो मैकेनिकल इंजीनियर भी है। तो आज हम मिलते हैं प्रेमचंद गोंगे जी से। नमस्ते राजेश जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कुल मिला के गवर्नमेंट इसको देती है, तो सेल का कोई झंझट नहीं है, और गवर्नमेंट इसको सब्सिडी भी देती है। तो इस वजह से थोड़ा जो कॉस्टिंग है इसका और आरओआई जो हम लोग बोलते हैं वो कंट्रोल में आता है जी। तो जो सब्सिडी की आपने बात की, तो इस पॉडकास्ट के एंड में कितनी लोन मिलेगी, कैसे लोन मिलेगी, क्या सब्सिडी मिलेगी, वो तो मैं बताने वाला ही हूँ, क्योंकि वो मेरा कोर सब्जेक्ट है। तो मुझे सर ये बताइए कि इन्वेस्टर को इनिशियल स्टेज में लाइक जब वो सोचता है कि मेरे को सीबीजी प्लान डालना है, तो कौन सी कैपेसिटी से डालना चाहिए? 3 टीपीडी करूँ, 5 टीपीडी करूँ, या 8 टीपीडी करूँ, 10 टीपीडी करूँ, 12 टीपीडी करूँ, या 20 टीपीडी, मतलब वो कंफ्यूज रहता है कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो आप मुझे बताइए कि क्या स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसमें? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि सीपीजी का प्लांट जो है कोई भी डाल सकता है। ऐसा नहीं कि जिनका ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी ने डालना चाहिए। अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई फार्मर भी डाल सकता है, क्योंकि इसमें ना लैंड का की रोल है, क्योंकि हमें लैंड रॉ मटेरियल जो है लैंड से ही मिलेगा। तो हम कोई भी इसमें डाल सकता है। हाँ, अगर किसी का कॉर्पोरेट लेवल में, यानी अगर कोई बिगिनर है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि वो छोटे लेवल से डाले, 3 टीपीडी से डाले, कम से कम 3 टीपीडी का डाले हम, क्योंकि सब्सिडी उसी में हम लोग को मिलती है। 3 टीपीडी से जो 5-6 टीपीडी तक डाल सकता है बिगिनर है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है। हाँ, अगर कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, जिनके पास में फंड की कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग शुगर इंडस्ट्रीज में बोल सकते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज में जैसे ही प्राइस में हमें मिल जाता है, इजीली उनके पास अवेलेबल है, फिर स्टॉक अवेलेबल है, तो दे कैन प्लान मोर देन 12 टीपीडी प्लान। हम लोग बोलेंगे 10 टीपीडी या 12 टीपीडी प्लान प्लस में जाए, तो उनके लिए वो आरओआई भी आ जाएगा और फिजिबिलिटी भी अच्छी बन जाएगी जी। तो मतलब आप बोल रहे हो कि 3 टीपीडी से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 12 टीपीडी तक आप कौन से इन्वेस्टर हो, आपका क्या कैपेसिटी कैपेसिटी है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो मतलब मुझे दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 3 टीपीडी का या 5 टीपीडी का या 12 टीपीडी का कर रहा हूँ, ये तीनों में मुझे लैंड कितना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, लैंड फॉर द प्लांट एंड मशीनरी, और जो भी स्टोरेज वगैरह है, ये सारी चीजें, और रॉ मटेरियल भी कुछ आपने बोला कि लैंड से निकालना पड़ता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा लैंड कितनी चाहिए, वो मुझे बताइए सर। पहले तो हमें इसमें आपको मैं बता दूं कि रॉ मटेरियल जो है क्या क्या लगता है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। मेन इसमें रॉ मटेरियल है, प्रेसमेटिक हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग इसमें काउडंग यूज कर सकते हैं। तीसरा, इसमें हम लोग म्युनिसिपल वेस्ट जो बोलते हैं वो एक यूज कर सकते हैं। और जो इजीली अवेलेबल है, ज्यादातर फार्मलैंड एरिया में बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इसमें नेपियर ग्रास जो है सबसे ज्यादा उभर के आया हुआ है, क्योंकि नेपियर ग्रास में फार्मिंग कर सकते हैं। तो सारे राइस स्ट्रॉ है,
अच्छा। राइस स्ट्रॉ से भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में राइस बहुत ज़्यादा आता है। हम्म। तो कोई भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हो, कोई भी एग्रो वेस्ट हो, हम्म। उससे हम लोग बायो सीएनजी बना सकते हैं। अच्छा। जी, जी, जी। अब बचा लैंड कितना लगेगा? तो इसमें कैसा है, 3 टीबीडी का प्लांट है, तो कम से कम 3 एकड़ तो लैंड इसको लगनी ही लगनी है, अच्छा इसके लिए। और जितना बड़ा प्लांट रहेगा, 12 टीपीडी का है या 16-22 टीपीडी तक मैंने बताया आपको कि इंडिया में प्लांट लगे हुए हैं। तो पर टन पर एकड़ आप पकड़ लीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगा, अगर लगाना है तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए। अगर आप 3 टन का लगा रहे हैं, तो फ्यूचर एक्सपेंशन को 6 टीपीडी का करना है, तो लैंड उसी हिसाब से हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इतना लैंड रखो। एक्स्ट्रा लैंड है तो उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए कल्टीवेटर या कल्टीवेशन के लिए, या फिर उस पर प्लांटेशन कर सकते हैं। जब भी हमें यूज आए तो हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी मान लो 3 टीपीडी करना है तो भी 6 एकड़ से चालू। छह- अभी 3 एकड़ में भी मेरा 3 टीपीडी का हो जाएगा, और अभी बाकी का लैंड में यूज करूंगा। हाँ। जब जरूरत पड़ेगी तो एक्सपांड कर पाऊंगा। एक्सपांड का। यस यस। तो उसमें सर ऐसा भी होगा कि कुछ कॉमन फैसिलिटीज हम कर सकते हैं। मान लो 3 टीपीडी में कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें हैं लाइक स्टोरेज वगैरह जो भी आप सजेस्ट करते हो, तो वो चीज 6 टीपीडी के लिए मैं रख पाऊंगा वो भी। और बाद में मेरे को कुछ चीजें एडिशनल करनी पड़े एक्सपांशन के लिए, वो क्या चीज है? क्योंकि मैं देख सकते हैं, अभी अब हम लोग फ्यूचर एक्सपेंशन क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ना एक फायदा ये हो जाता है कि हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कम लगती है। हम्म। क्योंकि हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी हो जाएगी, हमारी वॉल कंपाउंड हो जाएगी, हम्म। ऑफिस हो जाएंगे, लेबर कंपाउंड हो जाएगा, लैंड डेवलपमेंट हो जाएगा, मेन गेट हो जाएगा, वेब्रिज हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या है ना, हमारा कॉस्ट तो इनिशियल से तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि 3 टन में वही लगना और 6 टन बाद में करेंगे फिर से तो भी वही लगना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप अभी लगाओ, फिर जो नेक्स्ट एक्सपेंशन करोगे तब जो बेसिक जो है वो चीजें नहीं लगेगी। आपको सिर्फ 2-4 चीजें बढ़ानी है। हम्म। कुछ मशीन की कैपेसिटी बढ़ाना है, कुछ डाइजेस्टर एक उनको एक्स्ट्रा डालना है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना है। बाकी बाकी खर्चा तो ऑलरेडी आपका है। मैन पावर आपका बढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप पहले छोटे से चलो और एक्सपेंशन के लिए चलो, क्योंकि आपको फिर कॉस्ट कम लगना है। मुझे कुछ ऐसा भी मालूम पड़ा है कि लाइक लैंड है उसका भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, सीबीजी प्लांट करना है तो इस टाइप की लैंड चाहिए इसमें सर। जी, 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 जी। मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें थोड़ा क्राइटेरिया रहता है। लैंड सिलेक्शन कैसे किया जाए, मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें। अगर मेन अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है कि गवर्नमेंट जितनी भी ऑल ओवर इंडिया हम लोग पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जो तो बिछाने वाली है और बिछ भी रही है। रेल की पाइपलाइन बहुत सी जगह से जा रही है, तो हम लोग नेट पे सर्च भी कर सकते हैं कहाँ-कहाँ से जा रही है। तो वो एक हमें ईज़ी वे हो जाता है कि हम लोग अगर उसके अगल-बगल कहीं प्लांट लगाते हैं, अच्छा। गैस पाइपलाइन के आजू-बाजू, तो वो काफ़ी अच्छा है। इसमें हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है गैस को हम लोग इंजेक्ट करते हैं या फिर ऑफटेक बोलते हैं उसको, उसका कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको प्लांट लगाना है तो जैसा कि स्कूल उसके पास नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोजिव में आता है ये जो है हाई कंप्रेसिव गैस है। विश्व लाइसेंस में इसके लिए इश्यूज है। पैसों पैसों के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो पैसों के हिसाब से हमें स्कूल नहीं चाहिए, गाँव के नज़दीक नहीं चाहिए, कोई रिवर नहीं चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें जो है आपको देखनी। फिर बाकी फिर आपको अगर कंफर्टेबल है तो अगर रोड के नज़दीक रही तो अच्छा ही है, क्योंकि आपको रोड अंदर ज़्यादा ना बनाना पड़े। तो ये सारी चीजें देखने के बाद सर मुझे ये समझ में आ गया है कि काफी चीजें देख के मुझे इस प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप जैसे कोई टेक्निकल बंदा है तो उससे एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद आगे जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन भी है कि मगर अगर मैं 3 टीपीडी से 12 टीपीडी की बात करूँ तो मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, यूटिलिटीज और सारे जो चीजें में टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है सर? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट आते हैं। एक तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको लैंड डेवलपमेंट है, लैंड डेवलपमेंट है। और उसमें आपको काफ़ी ऑफिस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और वहाँ पे आपको और लाना है। ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हैं आपको। इसका कॉस्ट अगर प्लांट एंड मशीनरी का देखते हैं हम लोग 3 का, तो मिनिमम 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में हम लोग इसको ऑफर करते हैं। और जैसे-जैसे फिर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ती है, वैसे-वैसे कॉस्ट उसका कम होता है। 12 टीबीडी का भी हम लोग बोलते हैं,
तो नियर अबाउट हम लोग 40 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में हम लोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार। जी। तो मतलब कुल मिला के हम बात करें तो एवरेज 3 करोड़ से 4 करोड़ पर टीपीडी का हम गिन के चल सकते हैं। जी। वो बाद में आपका क्या मतलब लैंड का लोकेशन है, क्या बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट है, आप क्या फ्यूचर कैपेसिटी को ध्यान में रख के कॉमन जो फैसिलिटीज है वो बना रहे हैं, उसके ऊपर आधारित रहेगा। जी, जी। सर, तो मुझे ये भी बताइए कि मान लो मैं 5 टीपीडी का अगर करता हूँ या तो जो भी कैपेसिटी में मैं जा रहा हूँ, वो उस हिसाब से आउटपुट की बात कर रहे हो। लेकिन उसमें रॉ मटेरियल का क्वांटिटी कितना चाहिए होगा मेरे को? देखिए, रॉ मटेरियल जो हम लोग जो हमारी जो कैनेक्स टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम लोग हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग इसको 3M टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो अगर हमारे टेक्नोलॉजी हिसाब से जाएँगे तो इस पे थोड़ा इनपुट रॉ मटेरियल का कम लगता है। अगर हम लोग नियर भी जाएँगे, 1 टन अगर गैस जनरेट करनी है सीएनजी की, तो इसमें जनरली 15 टन से लेकर 20 टन के आसपास में अपने को पर टन अपने को निपेयर लगेगा। काउ रन जाएँगे तो थोड़ा इसमें फ़र्क आएगा। तो इस तरह से अगर पेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं तो थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इस हिसाब से रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट लगता है। पर एवरेज आप अगर पकड़ लिया जाए तो 1 टन सीएनजी गैस जनरेट कभी की 15 से 25 टन तक अपने को एवरेज चाहिए। एवरेज इनपुट चाहिए। उसमें असल मुझे लग रहा है कि जो मिक्स है, रॉ मटेरियल का मिक्स है। आपने मान लो काऊ डंग डाल दिया, फूड का वेस्ट है, मतलब कॉर्पोरेशन का वेस्ट है, मतलब सिटी एरिया का जो भी कलेक्शन रहता है, नेपियर गैस हो गया, तो उसका मिक्स के आधार पे भी कुछ फर्क पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता है कुछ? नहीं, हम लोग जैसे कि आप अगर 2 हम लोग जो सजेस्ट करते हैं क्योंकि अभी देखिए सीज़न वाइज़ भी रहता है। जैसे हमने आप चलो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सबसे ज़्यादा प्लांट तो नेपियर के ऊपर में आ रहे हैं। सभी लोग नेपियर के ऊपर ही जा रहे हैं क्योंकि नेपियर हम लोग फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी क्रॉप के लिए जैसा राइस स्ट्रॉ बोला है तो हम लोगों ने उसमें राइस स्ट्रॉ में ये है कि साल में 2 बार फसल आएगी, फिर उसमें हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा बल्की है, तो हमें पहले उसके पैलेट्स बनाने पड़ते हैं। वो लाए पैलेट्स बनाओ, आप फिर से इधर में आओ, उसको ब्रेक करो, फिर से डालो। तो ये चीज़ें रहती है और ये तो हम लोग जैसे कि हम लोग जो भी प्लान डिज़ाइन करते हैं वो मल्टी पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। मल्टीपल जो बोलते हैं रॉ मटेरियल कर सकते हैं। जैसा हम लोग काऊ डंग भी डाल सकते हैं, नेपियर में डाल सकते हैं। अगर म्युनिसिपल वेस्ट है तो सेग्रीगेट करना होता है। सेग्रीगेट करने के बाद में उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मल्टी फीलिंग से थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा आपको एवरेज में क्योंकि हर एक इसका डाइजेशन अलग-अलग होता है। जैसे होते हैं लिग्नाइट रहता है तो इसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा। पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है हम लोग थोड़ा डाइजेशन के लिए हम डाइजेस्टर में ज़्यादा एडवांस है। हम लोग जो हमने अभी जितने भी 5-6 प्लांट किए हुए हैं, अभी हम लोग ऑलमोस्ट 12 प्लस प्लांट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें हमारा हम लोग डाइजेशन के लिए कल्चर यूज़ करते हैं। अच्छा, बायो कल्चर जो बोलते हैं हम लोग खुद ही डेवलप किया हुआ है हमारे लैब में। लेकिन डाइजेशन हम लोग कर सकते हैं इज़ी कोई प्रॉब्लम। अच्छा, तो सीएनजी प्रोड्यूस होता है ना, 1 टन सीएनजी का प्रोड्यूस होता है, हुँ। तो बाकी का फर्टिलाइज़र और स्लरी वगैरह भी निकलता है, तो वो क्या रेशियो में निकलता है सर? हाँ, इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र निकलता है और सॉलिड मैन्योर जो बोलते हैं एज़ अ फर्टिलाइज़र हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग 5 टन 20 टन अगर हम लोग 1 टन CO2 के लिए 1 टन CO2 के लिए 20 टन नेपियर लगता है, तो उससे मैन्योर जो निकलेगा 30% निकलता है। 6 टन के आसपास में मैन्योर निकलेगा उससे फर्टिलाइज़र जो बोल सकते हैं मतलब। जी। जो चाहे वो ये लग जाएगा इसमें लिक्विड मैन्योर में आएगा। वो भी लिक्विड मैन्योर में भी हम लोग पानी यूज़ कर लेते हैं। 30% हम लोग एज़ अ सीलिंग के लिए जाते हैं, बाकी एचएडएल के थ्रू हम लोग इसको रीयूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। तो सर जैसे कि रॉ मटेरियल इसमें काफ़ी चाहिए, रोज़ का 15 टन से लेके 25 टन का हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो मुझे ये बताइए सर, वो भी 1 टीपीडी का ही है, तो जितना टीपीडी का प्लांट है उस हिसाब से रॉ मटेरियल चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो मेन चैलेंज जो मुझे लग रहा है वो रॉ मटेरियल है इस टाइप के प्रोजेक्ट में। तो रॉ मटेरियल अरेंजमेंट कैसे किया जाता है? क्या ध्यान चीज़ें? इसमें फर्मेंटेशन अच्छा हो जाता है। हम लोग जितना ज़्यादा स्टोरेज अगर करेंगे उतना ज़्यादा उसमें से गैस का परसेंटेज कम होते जाता है। तो जैसे नीपीआर का हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नीपीआर अगर हम लोग फ्रेश कलर का खिलाते हैं, अगर डीवीए की प्रोसेस में करते हैं,
तो गैस सस्ती जनरेट होगी, लेकिन हम लोग हर बार इसको कर नहीं सकते। कुछ कुछ तो हम लोग इसको एज अ स्टोरेज भी कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं लगेगी आपको, क्योंकि हम लोग सीलेज करते हैं। सीलेज बोले तो इसको एक जगह इसको रख के उसको प्लास्टिक से कवर कर लेते होंगे, तो उसमें हम लोग इसको 10 दिन 15 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जी। और जनरली बहुत सारे लोग अभी काऊ डंग के ऊपर में करते हैं, तो काऊ डंग के लिए तो फ्रेश काऊ डंग आता है, उसको स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको आप कंटिन्यू कंजप्शन कर सकते हैं। फ्रेश मड भी आप सीजनल रहता है, फ्रेश मड भी हम लोग उसको ज्यादातर स्टोरेज नहीं कर सकते, तो जितने जल्दी वो कंजप्शन हो जाए अच्छा है। जितना पुराना फ्रेश मड रहेगा तो उसके लिए दिक्कत जाती है गैस जनरेट करने, आउटपुट कम आएगा आपका। और ये जो नेपियर ग्रास आप बोल रहे हो कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट नेपियर ग्रास के बेस पे है, जो नेपियर ग्रास के कल्टीवेशन के लिए कितना लैंड लगता है? मान लो रोज का मेरे को 20 टन चाहिए नेपियर ग्रास, तो कितना लैंड लगेगा? और ये नेपियर घास जो है एक बहुत अच्छी फसल है, जो कि साल में हम लोग 4 से 5 बार ले सकते हैं। पर एकड़ हम लोग अगर बोले तो पर एकड़ हम लोग 25 से 30 टन तक हम लोग इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, पर पर एकड़ पर सीजन हम लोग इसको 5 बार करेंगे, तो आप ऐसे साल में ऐसे समझ लीजिए कि मिनिमम 120 टन और मैक्सिमम 200 टन, क्योंकि अभी अब सबको पता चला कि नेपियर के ऊपर प्लांट डाल रहा है, तो अभी उस हिसाब से लोग नेपियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो अभी उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं लोग। जिंदगी आज 120 टन तक करते थे, इसकी अभी आप लोग को टारगेट 200 टन भी एक साल में एक एकड़ में आ जाए, क्या बात? ऐसा है। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी जैसी डिमांड बढ़ेगी वैसी टेक्नोलॉजी भी आएगी। वो सच है। ऐसा है। तो ये जो नेपियर का भी है वो पर एक आपने जैसे बताया कि 125 से लेके 200 टन तक का आउटपुट है, तो उस हिसाब से जो इतना कैपेसिटी का प्लांट है उस हिसाब से कल्टीवेशन का प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा सर इसमें मुझे ये भी क्वेश्चन है कि काफी टाइम पे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद पता चलता है कि हमने ये गलती है कर दी। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, 4-5 गलतियां जो इन्वेस्टर को सीबीजी प्लान डालने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए? काफी लोगों ने इस टाइप की गलतियां आज तक कर दी है, तो आपके हिसाब से वो गलतियां क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है? गलतियाँ बोले तो सर इसमें देखिए, अगर आप पहली बार प्लान डाल रहे हैं, तो मैं आपको चाहूंगा कि आप किसी अच्छे सप्लायर से, जो भी कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट बोले तो जो सप्लायर है, जिन्होंने पहले भी प्लांट लगाए हुए हैं और जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, उनसे आप प्लांट लगाइए। अगर आप किसी नए लोगों से लगाएंगे हम्म। तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा थोड़ा। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट जिन्होंने लगाए हैं, 5 dBd का बोलते हैं, 3 dB का बोलते हैं, लेकिन आउटपुट नहीं आता है ना? तो वो एक आपको अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा, आपको स्टील बैंड वॉर रखना पड़ेगा। तीसरा, आपको आपका जो भी एलओआई है वो आपको टाइमली करना पड़ेगा। नहीं तो उन्हें प्लांट लगा दिया, लगाना है, लेकिन अगर एलओआई नहीं मिलता है या फिर ऑफटेक नहीं होता है, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन भी चाहिए कि हम लोग इसको कहीं, अगर ये गवर्नमेंट अगर कंपनी नहीं उठाती, कुछ प्रॉब्लम है, तो किस दूसरे से और मेंटेनेंस तो इसमें ज्यादा है ही नहीं। बस ये 2-3 चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और आप मतलब वेल नोन सप्लायर हो, सीबीजी प्लांट के पूरे प्लान का सप्लाई देखते हो, पूरा गाइडेंस दे रहे हो, तो मुझे ये बताइए आपका यूएसपी क्या है जिसके कारण जो हमारे व्यूअर है वो दूसरी जगह पे ना जाए और आपसे प्लांट ले? जी, जी, जी। हाँ, हाँ। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग, हमारी जो कंपनी कैनेज टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड, ये 15 साल पुरानी कंपनी है। ये 2011 में ये चालू की थी। हम लोग ज़्यादातर बायोफ्यूल्स के प्लांट करते हैं। इसमें इथेनॉल है, आईसीएनजी हो गया और पैलेट्स है। ये सब चीज़ें हम लोग प्लांट करते आए हुए हैं और काफ़ी जगह हमारे प्लांट लगे हुए हैं और अच्छे से चल रहे हैं। हमारा एक एडवांटेज ये है कि हम लोग ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है। प्लांट टू कमीशनिंग हम लोग करते हैं और इसमें इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। हमारे डॉक्टर में 3 यूनिट है और हम लोग ऑफ रोड नहीं करते हैं। सभी चीजें हमारी इन हाउस ही एक्चुअली। तो आप खुद बना रहे हैं, वो आपका यूएसपी है और जी। प्लस आप टेक्निकल भी हो, तो पीसीबी दे रहे हैं और मैं हमारे पास में डॉक्टरेट लोग हैं, जो कि साइंटिस्ट लेवल के लोग हैं, वो सब चीजें इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और सभी हाईली क्वालिफाइड और काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने बायोसीजी के प्लांट में काफी योगदान दिया हुआ है। जी। और एक हमारी खासियत है कि हम लोग
क्लाइंट को एश्योरेंस दिलाते हैं कि हम लोग जो प्रोडक्शन जो अगर 5 टीपीटी का बोला है तो हम लोग 15% एक्स्ट्रा की हम लोग गारंटी देते हैं। हमारा जो डिज़ाइन होता है कि हाई साइड पे रहता है हमेशा, हम लोग कभी भी कट टू कट नहीं करते हैं और हमारा यूएसपी यही है कि हम लोग जो बोलते हैं वो करके देते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड। ये अपना जो 1 टीपीडी या 2 टीपीडी, 3 टीपीडी जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी पावर का क्या कनेक्शन या क्या मतलब कैपेसिटी चाहिए, क्या कंजम्पशन रहेगा और क्या खर्चा रहेगा? इसमें सर पावर का ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं लगता है, जैसे इसमें पावर मेन पावर बोले तो कंप्रेसर का ही लगता है। 250 केजी बार पे रहता है प्रेशर तो अगर 1 टन का प्लांट डालते हैं तो एक 75 किलोवाट तक हमें पावर लगता है। 100 एचपी के आसपास में होता है पर टन। दो टन है, 3 टन है, 3 टन के लिए हम लोगों को 300 एचपी लगेगा, मतलब 250 किलोवाट के आसपास में लगेगा। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है सर इसका? कितने इसमें मैं बता दूं कि आपको इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट देते हैं हम लोग, तो इसमें मैन पावर बहुत ज्यादा नहीं लगेगी आपको। मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं हम। हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। हम लोग को आपको जैसे सब्स्टिट्यूट पंप्स वगैरह हम लोग एक्स्ट्रा पंप देते हैं स्टैंड बाय, तो इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आएगा आपको। मैन पावर जो ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट है, स्काडा बेस्ड पीएलसी बेस्ड प्लांट रहेगा आपको। आपको आपके लैपटॉप पे, मोबाइल पे ये सब चीज़ आपको दिख जाएगा। तो ऑपरेशन के लिए जो अनलोडिंग के लिए आपको मैन पावर लगेगा, ऑपरेशन के लिए जहाँ ऑफटेक होगा आपका वहाँ भी ये लगेगा और आपको एक इलेक्ट्रीशियन एक रखना पड़ेगा और एक मेंटेनेंस के लिए कोई भी क्विटर लेवल का आती। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 5 से 10 आदमी आपको लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। अच्छा सर। तो कुल मिला के आज एक इन्वेस्टर जब सीबीजी प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सेल्स करना बहुत बड़ी बात है नहीं। अगर एडवांस में आपने ऑफटेक एग्रीमेंट कर लिया तो आपका सेल्स एश्योर्ड है। और पूरा जैसे सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कि सेटअप है, ऑटोमेटिक प्लांट है, 7-8 लोग चाहिए तो बहुत बड़ा टीम भी आपको मैनेज नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट भी मतलब इतना बड़ा है नहीं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसमें आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? पूरा मान लो मैंने 5 पीपीटी डाला और आपके हिसाब से 20-22 करोड़ का जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उसके ऊपर मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कितना मिलेगा और पेबैक पीरियड कितना रहेगा मेरा सर? जी, 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 ये इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट आप जैसे ही करते हैं, तो बैंक तो आपको इज़िली गवर्नमेंट की स्कीम ही है सीबीजी के लिए। आपको हर बैंक में जो नेशनल जो भी बैंक है आपको इसमें सीबीजी के लिए एक स्पेशल स्कीम अरेंज की हुई है, तो उसपे आपको लोन मिल जाता है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट जो भी आप करोगे, जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर 3 डिग्री का प्लांट है हमारा और उसमें हम लोग 7 से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका आरओआई 3 साल में आ जाता है कवरेज। वो 3 साल में ऐसा आता है कि आपको सेल जो होता है इसमें आपको लिक्विड मैन्योर आप सेल करते हैं, उसमें गवर्नमेंट में आपको ₹1.5 देती है। दूसरा आपको फर्टिलाइज़र जो है वो भी अपना सेल होता है। मिनिमम ₹5 से लेकर ₹10 तक अपना सेल आउट होता है वो। और सीएनजी जो है वो भी गैस गवर्नमेंट ऑफटेक करती है। उसमें हम लोग जो भी गवर्नमेंट का पहले ₹20 का एग्ज़म्पशन था एंड 20% का हमें 15% का कर दिया। अगर आप ₹100 में अगर आपके एरिया में अगर रेट ₹100 ₹100 है, तो आपको इसमें ₹85 पे गवर्नमेंट आपसे खरीद ली। जी, तो इसमें सब्सिडी की वजह से हमें 3 साल में आरओआई आ जाता है। तो सब्सिडी अगर आप नहीं लेते या नहीं मिलती है, वैसे तो मिलती है, तो आप 4 साल, साढ़े 4 साल लोन समझें इसमें, परेशान ना होएं। वो सब्सिडी तो सर मिलेगी, हम बैठे हैं सब्सिडी का काम कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है उसमें अलग अलग बैंक की अलग अलग स्कीम्स है, स्पेशली इसको प्रमोट किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो काफी सब्सिडीज भी मिल रही है और बैंक की अलग अलग स्कीम भी है। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको सब समझाऊं तो आपका जो प्लान है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, यानी कि जो लैंड के अलावा जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, यूटिलिटीज है, तो उसके ऊपर 75% तक आपको जो है बैंक लोन देगी, पीएसयू बैंक देगी, पब्लिक सेक्टर बैंक देगी या प्राइवेट बैंक देगी, या तो आपको गवर्नमेंट की इसके लिए पॉलिसी भी है, ईड़ा है, सीड भी है, वो भी आपको कहीं ना कहीं इस पे लोन देने के लिए रेडी है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये रहता है सर इसमें कि लोगों को इसमें सिक्योरिटी कितनी देनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी में देखा जाए तो काफी लोगों का क्वेश्चन है।
तो मैं बताना चाहूँगा कि वो आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर आधारित है। आपका नेटवर्थ कितना है, प्रमोटर जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसका नेटवर्थ कितना है, एक्जिस्टिंग बिज़नेस सेटअप क्या है, क्या कैश फ्लो है उनके बिज़नेस का और क्या नेटवर्थ है। ये सारे क्वेश्चन का अगर आंसर मिल जाता है तो उसके आधार पे बैंक है वो असेस करती है आपका प्रपोज़ल और उसके बाद आपको ऑफ़र करेगी। ये 0% से लेके 100% तक का आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी और जो बिल्डिंग जहाँ पे आप प्लान कर रहे हो वो लैंड के अलावा। तो कुल मिला के कभी-कभार कुछ सिक्योरिटी ना देने से भी हो जाता है, कभी-कभार 20% भी देना पड़ता है, कभी 50% देना पड़ता है, कभी अलग से 100% भी कोलैटरल देना पड़ता है और डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आधारित है। उसके अलावा सर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काफ़ी सब्सिडीज़ मिल रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की 2-3 स्कीम है मैं आपको बताना चाहूँगा। एमएनआरई की जो स्कीम है, सतत जो अपना स्कीम है आपने लिसिया ने बताया, तो उसके अंतर्गत आपको 4 करोड़ रुपए मिल रहा है, 4.8 डीपीडी का अगर आपका प्लान है तो। तो एवरेज दिखा तो 2 डीपीडी का मिनिमम आपको प्लान करना चाहिए सब्सिडी लेने के लिए। 83.33 लाख का पर डीपीडी आपको मिल रहा है। पर मंथ मैक्सिमम आपको 10 करोड़ मिलेगी। मतलब अब 12 डीपीडी तक करोगे तो सब्सिडी पूरा मिलेगा आपको। उसके अलावा सर बाम करके एक स्कीम है बायोमास एग्रीगेशन मशीनरीज यानी कि आपका जो आप जो रॉ मटेरियल एग्रीगेट कर रहे हो, आपने क्रॉप डाला या आपने नेपियर ग्रास डाला या जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए जो भी एक लिस्ट ऑफ मशीनरी दिया गया है हमारी वेबसाइट पे इसका पूरा डिटेल ब्लॉग सेक्शन है इन्फो रूम उसके अंदर दिया गया है। लाइक आपने ट्रैक्टर ले लिया, ट्रेलर ले लिया, बेलर ले लिया, जो भी आपका रॉ मटेरियल आप कलेक्ट करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, स्टोर करते हो, मतलब प्लांट में डालने के लिए पूरी जो प्रोसेस है रॉ मटेरियल एक्विजिशन की, एग्रीगेशन की, उसके सारे जो मशीनरी है, उसके ऊपर आपको कहीं न कहीं पर सेल 50% ऑफ द आपका जो कॉस्ट है उसके ऊपर मिल रही है। मान लो एक सेट का कॉस्ट आपका 50 लाख है, तो उसका 50% 25 लाख मिल जाएगा। मैक्सिमम पर सेट आपको 90 लाख रुपीज़ मिलेगा। और एक प्रोजेक्ट पे मैक्सिमम 10 से अलाउड है 9 करोड़ तक का आपको सब्सिडी मिल सकता है। इसके अलावा सर आपको जैसे आपने बताया कि फर्टिलाइजर और स्लरी जो निकलती है, तो उसके सेल्स पे आपको सब्सिडी मिलेगी। पर टन आपको 1500 रुपये मिल रहा है मतलब पर केजी 1.5 रुपीज मिल रहा है वो लेकिन वो सेल्स के ऊपर मिल रही है। इसके अंदर आपको कुछ जो आपकी बैच वाइज आपको इसका लेबोरेटरी करवाना पड़ता है। आपने जो सेल किया है, प्रोडक्शन का जो डेटा है, सेल्स का डेटा है, वो सारा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कंसर्न डिपार्टमेंट को उसके एप्लीकेशन करके सारा डेटा अपडेट करना पड़ता है और उसी हिसाब से आपको मिलेगी। वो स्कीम जो है वो 3 साल के लिए है। वो एवरी 3 इयर्स रिन्यू होगी, उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा। तो उसके अलावा सर स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी दे रही है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ तो गुजरात सरकार है, वो ये जो हम तक हमने बात की वो आउटपुट बेस्ड सब्सिडी थी। मतलब आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर है, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो उसके ऊपर नहीं। लेकिन ये जो मैं सब्सिडी गुजरात सरकार की बात कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर दे रही है। आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी जो भी है, लेकिन जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अगर 200 करोड़ तक के प्रोजेक्ट है तो 40 करोड़ तक का आपको सब्सिडी 25% ऑफ द एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि बिल्डिंग कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट उसके ऊपर 25% और 40 करोड़ तक मैक्सिमम मिलेगा। प्लस आपको लोन अमाउंट पे 7% तक का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। उसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर मिल रहा है। उसके अलावा आपको स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी काफ़ी चीज़ें मिल रही है। स्टेट वाइज़ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो आपको 40% तक दे रही है, राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है, यूपी गवर्नमेंट 75 लाख पर टन दे रही है, तो वो कैपेसिटी के ऊपर दे रही है। तो अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सब्सिडी दे रही है, तो काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट भी हालाँकि सारी सब्सिडी दे रही है। तो आप जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, जहाँ पे प्लान करना चाह रहे हो, उसका स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम क्या है वो समझ लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मैंने बता दिया सब कुल कुल मिला के आपको क्या सब्सिडी मिल रही है, क्या कॉस्टिंग पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपका वायबिलिटी, फिजिबिलिटी बढ़ेगा। और सारे स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी के बारे में हमारी वेबसाइट एडवर्ड कॉर्पोरेशन डॉट इन के अंदर इन्फॉर्म जो सेक्शन है जहाँ पे ब्लॉग लिखे जाते हैं, वहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, एक-एक सब्सिडी की डिटेल दी गई है। हमारे यूट्यूब चैनल में हर एक स्टेट की धीरे-धीरे हम वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा कि कौन-कौन सी सब्सिडी और कौन से स्टेट में कितनी मिल रही है, खास करके सीबीजी पर। तो सर आप इस पॉडकास्ट के एंड में कुछ लास्ट कुछ कहना चाहते हो? आप हमारे व्यूअर को कुछ मैसेज देना चाहते हो सर? जी, जी, मैं कहना जानना चाहूँगा कि भारत की जनता ने जो भी अगर बिज़नेस ओरिएंटेड है, अगर किसी को बिज़नेस करना है,
तो बायो सीएनजी का जो सेक्टर है इट इज़ अ गुड फ्यूचर फ्यूल है। तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके मन में वैसे कुछ प्लान है कि बायोगैस डालने का, सीबीजी का डालने का, तो आप डाल सकते हैं और इसमें आपको डरने की या फिर इसमें मन में कुछ शंका रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या राजेश जी से कर सकते हैं। हम आपको कॉल पे हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर आप बोलो तो हम आपसे पर्सनली मिल के भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो हमें भारत के भविष्य के लिए, हमें हमारे इकोनॉमी के लिए बायो सीएनजी प्लांट डालना चाहिए। जी। थैंक यू सो मच प्रेमचंद मोंगे जी, आपने आपका कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। कुछ भी है तो सर का नंबर स्क्रीन पे दिया गया हुआ है, उनकी टीम का नंबर दिया गया है, हमारी टीम का नंबर दिया गया है। कुछ भी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ राजेश सबनिया, CEO एंड फाउंडर एडोट कॉर्पोरेशन।